फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी का हम लोग 9th क्लास का पढ़ रहे हैं फ्रांस में क्रांति। तो आज हमारा ये दूसरा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति का। आज हम लोग का दूसरा पार्ट है। तो हमने पहला पार्ट पढ़ा था उसके रूस के क्रांति के रूप में क्या था, उसके राजनीति क्या है, राजनीतिक कारण क्या था, जिसका कारण क्या था कि पूरे देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। आज हम पढ़े हैं सामाजिक क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले नोट कर लेंगे। आप सभी आदमी इसको नोट कर लेंगे। अब आते हैं हम फ्रांस में सामाजिक क्या कारण रहा था कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत में क्या था कि 1789 के समय या उससे पहले भी क्या था कि फ्रांस में क्या था, तीन प्रकार के क्या समाज जो था वो तीन वर्गों में विभक्त है। मतलब क्या है कि तीन वर्गों में बटा हुआ था। मतलब क्या है कि समाज जो था कि जो जाति होती हैं, जो व्यक्ति होते थे वो क्या थे, तीन वर्ग में बटे हुए थे। पहला जो वर्ग था वो था पादरी था, दूसरा कुलीन था और तीसरा क्या होता है, सर्वसाधारण वर्ग था। मतलब क्या था, सामान्य लोग थे। अब आते हैं पादरी वर्ग में। कहता है फ्रांस में क्या है, फ्रांस में राजा के बाद, अगर राजा के बाद कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर या शक्तिशाली था तो कौन था, तो वह पादरी वर्ग था। मतलब राजा के बाद जितना भी सम्मान अधिकार जो था वो किसको मिला हुआ था, पादरी वर्ग को मिला हुआ था। पादरी वर्ग क्या थे, क्योंकि फ्रांस में क्या था, चर्च का बहुत बड़ा अधिकार होता था। पादरी वर्ग को क्या था कि कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, उनको अधिकार प्राप्त थे। जैसे क्या था कि सामान्य लोगों से धार्मिक कर लेना, जिसको आप लोग देखिएगा यहाँ पे लिखता है टाइद कहता है। टाइद वसूलने का क्या उनको मिला था, अधिकार मिला हुआ था। कि मतलब वो क्या कर सकते आराम से टाइड जो था वो टाइद जो उसको क्या वसूल सकते थे, जो क्या होता है एक धार्मिक कर होता है। दूसरा एक और चीज़ था आपका कि जो मठ होते हैं, क्या है मठ होते हैं, उन पर भी क्या होता था, उनका अधिकार होता था। आप साधारणतः समझ जाइएगा कि जैसे हम लोग के देश में जो पंडित का जो मतलब पंडित या महापंडित या पांडा जो होते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर में स्थापित होते हैं, ठीक जो पोजीशन उनका है वही पोजीशन क्या है कि फ्रांस में वही पोजीशन पादरी का होता है। कि जो पांडा होते हैं उनके पास भी क्या होती है, अपनी संपत्ति होती है, अपना अधिकार होता है। हमारे देश में भी उसी तरह पंडित को भी हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पंडित होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको तरह से सम्मान देते हैं। तो जो पादरी थे क्या है कि पादरी में भी क्या था कि दो वर्ग थे। क्या है, पादरी में भी क्या थे, दो वर्ग में बटे हुए थे। पादरी भी क्या थे, दो तरह के होते थे। एक होते थे बड़ा पादरी, जो क्या है कि जो चर्च में बड़े बड़े चर्च में सरकार के क्या है कि बहुत सारी नीतियों में उनका योगदान होता था। और एक होते थे छोटे पादरी। बड़े पादरी को क्या मिलता था, धन भी मिलता था, सम्मान भी मिलता था, अधिकार भी मिला हुआ था, उनको विशेष अधिकार भी प्राप्त था। उनकी संख्या क्या, जो बड़े पादरी थी उन लोगों की संख्या थोड़ी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो छोटे पादरी थे उनकी संख्या क्या थी, बड़े पादरी से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनको किसी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। उनकी स्थिति क्या होती है, एकदम सी दयनीय होती है। यह तो क्या है, पहला आपका पादरी वर्ग है। तो इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे कुलीन वर्ग में। अब जो दूसरा है आपका क्या है, आपका जो दूसरा का टॉपिक है आपका कहता है कुलीन वर्ग। क्या है, कुलीन वर्ग। अब कुलीन वर्ग क्या थे कि कुलीन वर्ग दूसरा क्या है, फ्रांस में क्या है, पादरी वर्ग के बाद अगर दूसरा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर या सबसे ज़्यादा सम्मानित कोई वर्ग था तो वह क्या थे, कुलीन वर्ग थे। कुलीन वर्ग का ही अर्थ होता है कम जनसंख्या वाले। कुलीन का अर्थ ही क्या है, कम जनसंख्या वाले। अब कुलीन वर्ग क्या थे कि इनको जो रुतबा है वो फ्रांस में क्या था, बहुत ज़्यादा होता है। इनके पास धन भी मिलता है और संपत्ति भी मिलती है। ये क्या है कि महलों में रहते थे। क्या है, महलों में रहते थे और राजा के क्या होते, प्रिय होते थे। जो कुलीन वर्ग थे वो क्या होते हैं, राजा के प्रिय होते हैं। कहता है कुलीन वर्ग, कहता है कुलीन वर्ग के ही लोग क्या, कुलीन वर्ग पता कोई खास कुलीन वर्ग के लोग क्या थे कि फ्रांस के प्रशासन, सेना, न्याय व्यवस्था एवं अधिकारी के पदों पर क्या होते हैं, नियुक्त हो सकते थे। क्या है कि जो खासकर जो वर्ग होते क्या है, जो खासकर जो वर्ग होते थे कुलीन वर्ग के लोग क्या है कि फ्रांस में जो प्रशासनिक है या सेना है या अधिकारी है या न्याय मतलब क्या है, न्याय मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वह अगर कोई बन सकते थे, वो कौन बन सकते थे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कुलीन वर्ग के लोग ही बन सकते थे। कहता है कुलीन वर्ग के पास धन एवं सम्मान दोनों मिलता था। इन्हें साधारण लोग क्या होते थे, माय लॉर्ड कहकर बुलाते थे, जो क्या होता है एक सम्मानजनक शब्द होता है। याद रहे कि माय लॉर्ड क्या है, एक सम्मानजनक शब्द होता है। इसी के लिए उनको क्या करता था कि जो साधारण लोग थे वो कुलीन वर्ग के लोग क्या करते थे, माय लॉर्ड कहकर उनको क्या करते थे, संबोधित करते थे। अब कुलीन में भी क्या होता है कि कुलीन में भी दो वर्ग में बटे होते हैं। एक बड़ा कुलीन वर्ग है, एक क्या है, छोटा कुलीन वर्ग है।
अब बड़ा कुलीन वर्ग कौन थे? तब बड़ा कुलीन वर्ग वो होते थे जो क्या जो राजा के निकट, क्या है, राजा के जो निकट, जैसे मतलब प्रधानमंत्री हो गए या सेना के उच्च अधिकारी हो गए, इन सभी को क्या कहता है, बड़ा कुलीन वर्ग कहा जाता है, जिसको क्या कहते थे, जन्मजात कुलीन भी कहते थे। मतलब क्या है कि जन्मजात मतलब उनका अगर बच्चा भी होगा तो वह उसी पद पे भी क्या होगा, नियुक्त होगा। मतलब क्या है कि उनके पास भी बहुत ज़्यादा अधिकार होता था। और एक होते हैं छोटा कुलीन, क्या होते हैं, एक होते हैं छोटा कुलीन, जो क्या होते हैं कि जो बहुत छोटे छोटे पदों पे नियुक्त होते थे, या उनको कहा था जमींदार कुलीन भी कहा जाता है। जिससे कोई बड़ा कुलीन को अगर कोई जमीन देखना है तो वो क्या करते थे कि अपने कार्यभार को देखने के लिए किसी छोटे व्यक्ति को मतलब क्या है नियुक्त करते थे। तो वही छोटा व्यक्ति क्या कहलाता था कि छोटा, मतलब क्या, छोटा कुलीन कहलाता था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओहेदार। कहता है ओहदा, मतलब क्या, ओहदा दिया गया, तो उनको सम्मान दिया गया। इनको भी क्या होता है कि अगर राजा, कहता है राजा के दृष्टि में पढ़ने पर इनके भी क्या होते थे, इनके भी सम्मान या इनमें बढ़ोतरी हो जाती थी। लेकिन कुलीन में कैसा, पादरी में जैसे बड़ा पादरी को सम्मान मिलता था, छोटा पादरी को नहीं मिलता था, लेकिन इसमें नहीं, इसमें क्या है कि बड़ा कुलीन को जितना सम्मान मिलता था उतना ही क्या है, छोटा कुलीन को भी सम्मान मिलता था। अब आगे का जो टॉपिक हमको पढ़ना है क्या है, सर्वसाधारण वर्ग के बारे में। इसको क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे सभी आदमी। अब क्या है सर्वसाधारण वर्ग के बारे में, क्या है, जो फ्रांस का जो सबसे निचला तबका होता है, क्या है, फ्रांस का जो सबसे निचला या सबसे निम्न स्तर का जो वर्ग था वो क्या था, सर्वसाधारण वर्ग था। मतलब क्या है, साधारण वर्ग था। यही जो वर्ग था जो क्या है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रांस की जितनी भी कष्ट को था, यही वर्ग सत्य थे। इसमें मुख्य रूप से क्या आते थे, तो मजदूर आते थे और किसान आते थे। सर्वसाधारण वर्ग में क्या आते थे, मजदूर और किसान आते थे। इनकी संख्या क्या थी कि सभी वर्गों से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनकी स्थिति क्या थी, उन सभी वर्गों से सबसे दयनीय थी। मतलब सबसे अगर कोई कहा जाए कि सबसे अगर दयनीय थी तो इन्हीं वर्ग था। इनका दयनीय स्थिति होने का कारण क्या था कि फ्रांस का जितना भी कर होता है, फ्रांस में जितना भी कर लगता था, चाहे वह व्यापार का कर हो, चाहे वह शादी का कर हो, नमक का कर हो, चाहे तंबाकू का कर हो, हर प्रकार का कर था तो वह सर्वसाधारण वर्ग को ही क्या होता था, देना पड़ता था। सोचिए कि राजा को कर देते थे, पादरी को कर देते थे, कुलीन को करते थे। मतलब आप तो राजा को देखेंगे जो देते हैं कर, पादरी को धार्मिक कर, और कुलीन को क्या था कि जो जमीन से रिलेटेड कर था वह सभी कर इनको देना पड़ता था। इसी के लिए इनकी स्थिति क्या है, सबसे ज़्यादा दयनीय थी। कहता है इनके मतलब ये तो है ही। अब इसके आगे जानेंगे हम लोग, मतलब इसी में है, कहता है कि सर्वसाधारण वर्ग से क्या हुआ था, एक अन्य वर्ग का उदय होता है। इसको क्या कहता है, मध्य वर्ग कहता है। इसको पहले, अगर इसको पहले नोट कर लेंगे सभी आदमी, एक बार इसको नोट करते जाइएगा, फिर हम आगे चर्चा में करेंगे। तो कहता है कि इसी वर्ग से कहता है कि मतलब इसमें सामान्य वर्ग, कहता है मध्य वर्ग का उदय हुआ था, इसे कहता है बुजुर्गा वर्ग भी कहता है। अब सामान्य जो थे, क्या है कि जो मध्य वर्ग थे वो क्या थे, वो पढ़े लिखे वर्ग थे। क्या होते, पढ़े लिखे वर्ग थे। यह वर्ग क्या होता है कि फ्रांस के शहरों में रहते थे, खासकर क्या करते थे, तो उसमें क्या होते थे कि सरकारी कर्मचारी होते थे, लेखक होते थे, डॉक्टर होते थे या व्यापारी होते थे। उनके पास क्या था, जो मध्य वर्ग थे, जो बुजुर्गा वर्ग थे, उनके पास धन भी था। क्या था, धन भी था, पद भी था, लेकिन उनको क्या मिलता था, उनको सम्मान नहीं मिलता था। क्या, उनको सम्मान नहीं मिलता था। इसीलिए क्या है कि यही वर्ग था जो सबसे पहले, क्या, यही वर्ग था जो सबसे पहले फ्रांस में राजतंत्र का क्या किया था, विरोध करना शुरू किया था। वह क्या था कि जो जन्म से जो अधिकार दिया जा रहा था, जैसे जनजात कुलीन वर्ग था, उनका उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि उनको वो लगता था कि सारा जो कर है वह क्या, कि सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग को ही दिया जा रहा है। जो साधारण वर्ग है वही क्या है, कर देते हैं। इसी के लिए उन्होंने क्या किया था कि राजतंत्र का सबसे पहले यही वर्ग है जिन्होंने विरोध करना शुरू किया था। इसको नोट कर लेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, कहता है सर्वसाधारण वर्ग से क्या हुआ था, मध्य वर्ग एवं बुजुर्गा वर्ग का क्या हुआ था, उदय हुआ था। क्या था कि मतलब जो सर्वसाधारण वर्ग था उसी से क्या हुआ, मध्य वर्ग एवं बुजुर्गा वर्ग का क्या होती है, उदय होता है। मध्य वर्ग के लोग जो साधारणतः थे, जो मध्य वर्ग के लोग थे वो कहाँ रहते थे, शहरों में रहते थे। वे क्या थे, तो वो क्या थे कि सरकारी कर्मचारी, लेखक एवं डॉक्टर होते थे। मतलब क्या है कि एक अच्छा जो पद होता है उनके ऊपर वो क्या होते थे, आश्रित होते थे। कहता है इन जो वर्ग था, जो मध्य वर्ग था, जो बुजुर्गा वर्ग था, उनके पास धन भी था,
पद भी था, लेकिन क्या था, उनको सम्मान नहीं मिलता है। याद कीजिएगा जब फ्रांस की क्रांति में पढ़े थे तो उनका पहला ही क्या था कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता के लिए क्या होता कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहता यही कारण है कि फ्रांस में कहता फ्रांस में सबसे पहले राजतंत्र, क्या फ्रांस में सबसे पहले राजतंत्र का जो विरोध हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि क्या था, यह मध्य वर्ग या बुजुर्गा वर्ग के द्वारा किया गया था। यही कारण है कि इन्होंने क्या किया था कि इनका विरोध करना शुरू किया था। इसको नोट कर लेंगे। तो अगला जो आपका टॉपिक है कहता है फ्रांस में क्रांति में आर्थिक कारण क्या था। हम लोग अभी तक 3 चीज़ पढ़े हैं, पहला राजनीतिक पढ़े, दूसरा सामाजिक पढ़े और तीसरा जो हमारा है वह है क्या है, आर्थिक कारण है। तो फ्रांस में जो क्रांति में उसमें क्या था कि आर्थिक कारण भी क्या था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। पहला कहता है अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। फ्रांस में क्या था, अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था था। जैसा देख रहे होंगे आप लोग, कहता है फ्रांस में अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। कहता है फ्रांस की अर्थव्यवस्था अमेरिका, कहता है फ्रांस की अर्थव्यवस्था अमेरिका को युद्ध में मदद करने पर क्या हो गई थी, एकदम से खराब हो गई थी। क्या हो गई थी, एकदम से खराब हो गई थी या दयनीय हो गई थी। दूसरा कहता है फ्रांस की राजकीय आय एवं राजा का व्यक्तिगत आय में कोई अंतर नहीं था। क्या है कि जो फ्रांस में जो पूरे फ्रांस की जितनी आमदनी थी उन सभी का एक तरफ कर दीजिए और राजा का जो व्यक्तिगत आय है जिसको कह सकते हैं खर्च कर सकते, क्या कहते हैं, खर्च करते, वो दोनों क्या था, एक समान हो गया था। इसको सहायता से समझिएगा कि आपके घर में 5 सदस्य, क्या आपके घर में 5 सदस्य, आपके पापा हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, दीदी है और आप हैं, और आप सभी आदमी मिलते हैं और कमाते हैं 50,000 रुपया, और आपका एक सबसे छोटा भाई है वो अकेले 50,000 रुपया खर्च कर देता है। तो यही क्या था, फ्रांस की स्थिति हो गई थी कि राजा का व्यक्तिगत आय एवं राजकीय दोनों क्या था, समान हो गया था। और फ्रांस में क्या था कि मतलब खर्च का कोई लेखा जोखा नहीं होता था कि कितना कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, इसका कहीं भी उनके हिसाब किताब में कहीं भी जिक्र नहीं होता था। दूसरा कहता है दोषपूर्ण कर्ण व्यवस्था। क्या था, मतलब फ्रांस का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था जो दिवालिया होने का या जो दयनीय स्थिति होने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था क्या, उसका दोषपूर्ण कर्ण व्यवस्था। फ्रांस में क्या था कि जो भी कर था, क्या फ्रांस में जितना भी कर होता था वह मुख्य रूप से क्या है, साधारण, क्या है, साधारण या सर्वसाधारण वर्ग को ही देना पड़ता था, क्योंकि कर से पादरी और किनको, कुलीन वर्ग को क्या किया था, मुक्त रखा गया था, क्योंकि यह दोनों पद क्या है, यह दोनों जो हैं वो उनको कर देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे, साधारण वर्ग देंगे, और साधारण वर्ग को क्या कहता है, उनको शोषण किया जाता था। लास्ट में कहता है जो आपका अंत का है वह कहता है व्यावसायिक अवरोध। क्या है, व्यापारिक अवरोध। तो कहता है कि फ्रांस में क्या था कि व्यापार करना क्या था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। जो व्यापारी थे उनको बहुत ज़्यादा क्या था, समस्या का सामना करना पड़ता था। वो समस्या क्या था, कर से रिलेटेड था। फ्रांस में क्या था कि कर कोई निर्धारण नहीं था, राजा का मन किया तो इच्छा हुआ तो वो कर बढ़ा देता था। और खासकर क्या था कि फ्रांस में जो कर होते थे वो क्या थे कि बहुत अलग अलग थे, मतलब गांव में, शहर में, कस्बा में, मतलब हर जगह मतलब जहाँ व्यापारी जाता था उसको अलग अलग टैक्स लगाना, मतलब उनको कर देना पड़ता था। इसको समझिएगा कि कोई आदमी है जो क्या करता है कि आम बेचता है, वो मैलिसपुर में आया तो उसको मैलिसपुर में उसको पैसा देना पड़ता है, गोखला जाता है गोखला पैसा देना है, मथुरा जाता है मथुरा पैसा देना है, मतलब उसको हर बाउंड्री क्रॉस करने पर क्या होता है, कर देना पड़ता था। इसी के कारण क्या है कि व्यापार क्या हुआ कि लाभकारी नहीं हो गया, तो व्यापारियों ने क्या किया, व्यापार फ्रांस से व्यापार करना छोड़ दिया। इस कारण क्या है कि जो फ्रांस की जो स्थिति थी वो क्या होगी, और ज़्यादा खराब हो जाती है। उनको एक और भी व्यापारिक संगठन है, उसका नाम है, इसमें दिया हुआ नाम होगा आपका, एक रहता है गिल्ड, नाम है, एक संगठन है गिल्ड है जो व्यापारिक संगठन, वो व्यापारिक संगठन की भी मदद नहीं करता, जिस कारण क्या है कि जो वहाँ पे व्यापार करने वाले थे उनका भी क्या है कि फ्रांस से मुंह भंग हो जाता है और वो फ्रांस से व्यापार करना छोड़ देते हैं। इस तरह क्या है कि फ्रांस की क्रांति में आर्थिक क्या है, फ्रांस में आर्थिक कारण के कारण भी क्या होता है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्योंकि अंत में फ्रांस क्या हो गया था, दिवालिया घोषित हो जाता है। इनको आप लोग नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग आगे में चलेंगे, इसको नोट कर लेंगे सब। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से, गुड लक।